वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एंजॉय करो साल में खूब सारी मेहनत करो, पढ़ाई करो। न्यू ईयर गोल्स अगर बना रहे हो तो उन पे अमल करो। बाकी चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। आज थोड़ा सा 5 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई है। इसी बात नहीं कि मैं लेट आया या फिर बच्चे लेट आए, हम कुछ बात करने लग गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, इस वजह से मैंने क्लास लेट लाइव की। बट इट्स बीन ए वंडरफुल जर्नी टिल नाउ। चलिए, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 55 कंप्लीट कर लिया था और एक लिस्ट जो मैंने दी थी आप लोगों को, वो लिस्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। सो द लिस्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास और हम लोग अब आगे चलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर तेजस्वी, हैप्पी न्यू ईयर मुरली। आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत खूब सारे मेहनत कीजिए और अपना जो टारगेट है अगला 2025 या 26 जब भी आएगा, हमें उस टारगेट के लिए तैयार रहना है, ठीक है। आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद यू, मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कभी भी आप ऐसा कभी भी इस प्रिपरेशन के जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, पूरा टाइम स्पेन है, इसमें खुद को कभी भी अकेला मत फील करना है। ऐसा मतलब आपके अंदर कभी नकारात्मक ऊर्जा भी आएगी कि यार वैकेंसी आ नहीं रही है, पूरा साल सामने पड़ा है, तो अभी ये सोच लीजिए कि वैकेंसी आ भी गई तो भी मैं आपको कह देता हूं कि आप में से कोई भी तैयार नहीं है। अभी आप लोग तैयार नहीं है। तो जो लोग इस साल पास आउट हो रहे हैं या जो लोग पास आउट हो गए, उनको मैं एक तरह से कहना चाहता हूँ, यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन राइट नाउ। रेडी का मतलब ये होता है कि भैया हम उस प्रिपरेशन में जाने के लिए, उस फेस में, उस जोन में, उस ओरा में जाने के लिए वी आर नॉट रेडी, कंप्लीटली रेडी राइट नाउ। एक लिस्ट में बना रहा हूँ 2024 के जजमेंट्स लैंडमार्क 22-23 के मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आप लोगों को। 2024 के जजमेंट्स में बना रहा हूँ और अराउंड 80-90 जजमेंट्स मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर दिए उसके अंदर, जिसमें बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस के हो गए या फिर जो भी अपने आरएसएस का सिलेबस है, 2024 के जजमेंट सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। एक लैंडमार्क जजमेंट्स की पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड की थी, इफ यू गॉट इट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो भी 2024 के जजमेंट्स है वो सारे सारे जजमेंट्स होंगे उसके अंदर। 2024 के जजमेंट्स होंगे उसके अंदर। एक लिस्ट भेजी थी ग्रुप में, 12 केसेस। वो केसेस की लिस्ट बेसिकली 12 केसेस नहीं, वो 10 ही केसेस हैं, 10 ही केस है। दो जो जजमेंट्स है वो उससे रिलेटेड है, वो माइनिंग वाले इससे मैटर से रिलेटेड है, तो हमारे वो केसेस नहीं काम आएंगे। दे विल नॉट आस्क, दे विल सर्टेनली नॉट आस्क दोस 2 केसेस। मैंने 2 केसेस में से हटा दिए हैं, लेकिन 12 जजमेंट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस मिनिमम बैठेंगे। आर्टिकल कौन सा इसका कोई बताएगा मुझे? विच इज द आर्टिकल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस? बताइए मुझे कौन सा आर्टिकल है। एक ऑप्शन दे देता हूँ, 141, 142, 143, 144। बताइए विच वन आर्टिकल इज दिस? 145 भी मान लीजिए इसमें। बताइए कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है? 142, 143, 144, 145, कौन सा आर्टिकल है? जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं। चलिए, आप लोग पढ़ाई करना छोड़ चुके हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास में। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता ना कि आपको ये कौन सा पढ़ना है नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं, छोड़िए, आप लोग जाके देखिएगा, मुझे तो पता है, लेकिन मैं हर चीज आपको स्पून फीड नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन कौन सा पढ़ लिया था सर? 55 नहीं, 52 तक वो हमारा हो गया था। वेरी गुड अभिषेक, इट्स 145। बहुत अच्छा अभिषेक, शाबाश। 145, इसलिए तो ऑप्शन में फिर 145 ऐड किया मैंने कहा सही आंसर तो ऐड करूं। 145 देखो, हमेशा रटने की जरूरत नहीं है सर, इधर देखिए एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है 5 जजेस बेंच। अगर आप देखो ना तो 145 आर्टिकल है, इसके लास्ट में क्या है? तो याद रह जाएगा 145 से, कभी भी भूलोगे नहीं जीवन में। देखो, रटना सीखना और थोड़ा सा आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हो, मेमोराइज करते हो, तो दे ऑल टुगेदर आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए सेक्शन 53 देखिए सर। 53 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को पता है तो। मुझे को बताएगा कि हमने 53 कहाँ पढ़ा है? 8.5 ऑर्डर 8 रूल 5 में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी
प्रूव्ड। समझ इसका मतलब। सर जैसे मान लीजिए एक वाद पत्र है, क्या है सर, एक प्लेंट है, सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, एक प्लेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट रेज किए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेंटिफ। वादी ने पांच बिंदु उठाए हैं। हम लोगों को ने ये भी पढ़ा है ऑर्डर 8 के अंदर कि भैया क्या करना पड़ेगा उसको, लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उसको रिप्लाई करने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स के। जैसे एक का उसने किया, एक का रिप्लाई उसने किया कि सर मैं पॉइंट नंबर 1 को नहीं मानता, पॉइंट नंबर 2 का रिप्लाई किया इसको मैं नहीं मानता, 3 का उसने बोला कि हाँ सर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसको एडमिट करता हूं, मैं इसको स्वीकृति प्रदान करता हूं कि हाँ जो ये 3 नंबर कह रहा है बिल्कुल ठीक है। 4 नंबर पॉइंट था, इसने बोला कि मैं इसको नहीं मानूंगा, और 5 के लिए भी इसने बोला कि हाँ मैं इसको मानूंगा। आई एम एडमिटिंग पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5, मतलब मैं पॉइंट नंबर 3 और 5 को स्वीकृति प्रदान कर रहा हूं। तो मतलब ये ऐसा कह रहा है, ये सेक्शन ऐसा कहता है कि जो फैक्ट आपने एडमिट किए हैं उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू प्रूव ऑल दिस सेक्शन, मतलब जो भी ये पॉइंट्स है इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। और 8.5 ये भी बोलता है, ऑर्डर 8 रूल 5 भी सेम बात करता है, ये भी कहता है कि अगर कोई फैक्ट एडमिट किया है तो उस पर कोर्ट क्या दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम लोगों ने सारे प्रोविजंस को पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है अभी रिसेंटली, आपको पता हो तो, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्डर 14 रूल, ऑर्डर 12 रूल कौन सा है सर, ऑर्डर 12 रूल 6, जिसमें बताया था मैंने कि एडमिशंस पे क्या आ सकता है सर, जजमेंट। अभी पढ़ा है हमने 12/6 में, 12/6 में हमने पढ़ा है कि सर अगर कोई भी फैक्ट को एडमिट किया है तो उस पर हम क्या दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। और कोर्ट की वाइड पावर्स है। तो सेक्शन 53 जो है वो भी इन कंसोनेंस है, इन लाइन है, इन पैरेलल है। मतलब ऐसा कहूं मैं तो भैया सेम सी बात कर रहा है दोनों प्रावधान, 53 और 8.5 या 12/6, आप इन सबको साथ में पढ़ लीजिए एक बार। 8.5 हो गया, 12/6 हो गया, 53 हो गया, ये सब सेम सेम है। और मैंने आपको भी बताया कि 8.5 का जो परंतुक है, इसका जो प्रोवाइजो है, और 53 का जो प्रोवाइजो है, दोनों क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, पेरीमेटेरिया है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। पेरीमेटेरिया, पेरीमेटेरिया का मतलब होता है कि वही बात जो दूसरे किसी लॉ के अंदर दी हुई है। देयर इज ए टर्म जिसको हम कहते हैं पेरीमेटेरिया। तुम लोग हमेशा एक शब्द, इन शब्दों को याद करने की आदत डाली है। आप एक अच्छे एडवोकेट बने, एक अच्छे जज बने, बनोगे कैसे, इंटरव्यू के थ्रू बनोगे सर। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे पूछे कि कहीं और भी प्रावधान दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, जैसे आपसे पूछ लिया कि भैया पुलिस के सामने पेश करना होगा 24, मतलब पुलिस वाले को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपने बताया कि सर ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 22 में दिया हुआ है, ठीक है। आपने बता दिया सर तो आर्टिकल 22 के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 22 में इसके बारे में बात की गई है। आपसे हाईकोर्ट जज ने पूछा और भी कहीं पे ये प्रावधान दिया हुआ है, ये सवाल पूछ लेते हैं क्या, और भी कहीं है विधि में, और भी कहीं जगह प्रावधान दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इंटरव्यू के अंदर। आपको ये शब्द बोलना है सर द पेरीमेटेरिया प्रोविजन। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो फिर भी आप बोलते सर हाँ इसका पेरीमेटेरिया प्रावधान जो है वो वहां दिया हुआ है, उसका इंप्रेशन। चलिए बहुत लेक्चर दे दिया मैंने आज का। सो वी आर ऑन द सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो बात करता है वो बात करता है कि सर जो फैक्ट एडमिट हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 प्लेंट के अंदर 5 पॉइंट्स उठाए थे। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 द पार्टी सेड आई एम नॉट एग्री विद द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आई एम नॉट एग्री विद द पॉइंट नंबर 2, द पार्टी सेड इन द रिटर्न स्टेटमेंट दैट आई एम टोटली एग्री विद द पॉइंट नंबर 3। मतलब मैं तीन नंबर जो बिंदु उठाया इसने, इसके साथ मैं इसको मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं, उसको मैं एडमिट करता हूं। 4 को मैं नहीं मानता और 5 को भी मैं एडमिट करता हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट्स एडमिट कर लिए हैं, यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट एडमिट किए हैं सर, 3 और 5, इन दोनों को पार्टी ने एडमिट कर लिया। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन मेनली बात कर रहा है कि जो फैक्ट्स आपने एडमिट कर लिए हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये सेम बात कहां और लिखी हुई है, ये सेम बात और लिखी हुई है। एक बात यहाँ पे प्रोवाइजो पड़ी है इसका, 53 निकालिए, वेयर योर बैरेक, पुराने ले आते, शेयर विद हिम, शेयर विद हर, नहीं फोन में नहीं, प्लीज डिजिटली पढ़ना बंद कीजिए। अभी आप यूएस में नहीं पढ़ते हैं जो डिजिटली हर चीज लेके आए हैं,
यू ऑलवेज नीड है, देखिए लो वाले बच्चे जो है ना उनको हमेशा क्या चाहिए, डायरेक्ट। और एक और बात याद रखना, तुम कल को वकालत करो या कुछ भी करो, बहुत से वकील देखे हमने सुप्रीम कोर्ट में टैबलेट, आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, जेनजी जनरेशन कौन सी होती है पता है आपको? अरे 1996 के बाद वाली यार, ये जनरेशन जेनजी है, 15-15 साल में जेनजी बनती है, हम लोग हैं मिलेनियंस। ये जेन जनरेशन क्या करती है ना, और स्मार्ट तो है ये जनरेशन, उद्यम से तेज है इनकी, लेकिन ये हार्ड वर्क अवॉइड करती है, स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करती है। टैबलेट लेके आ रहे हैं, उसमें पूरी फाइल का सॉफ्ट कॉपी डाल रखी है, उसमें से ऐसे पन्ना पलट के देख रहे हैं। और ठीक है, पेपर फ्रेंडली होना ठीक है, लेकिन एडवोकेसी कभी पेपर फ्रेंडली नहीं हो सकती, लॉ कभी पेपर फ्रेंडली नहीं हो सकता, पेपरलेस एडवोकेसी नहीं हो सकती, जुडिशरी लिटिगेशन पेपरलेस नहीं हो सकती। अभिषेक टाइम से आया करो। और कहाँ गए थे इतने दिन? अब गाँव गाँव का मोह छोड़ दो, ठीक है ना, बहुत हो गया गाँव का मोह। आज जो तुम भाग भाग के गाँव जा रहे हो ना, और जीवन में कुछ नहीं बने, तो उसी गाँव में जाने में शर्म आएगी, याद रख लेना। उसी गाँव में जाने में क्या आएगी तुमको? ये जो मोहल्ले का अपना जो कुत्ता होता है ना, वो भी उसको भी पता है कि कौन सा इंसान है जिसकी कितनी हैसियत है, ही नोज एवरीथिंग। कुछ नहीं बनोगे तो वो भी तुमको सम्मान नहीं देगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमता होगा आज। रिमेंबर माई पॉइंट, गाँव का मोह छोड़ो, और गाँव ही रहना है तो फिर गाँव ही रहो, ऑनलाइन ही पढ़ा करो। और ये 2025 है, इसमें अगर सीरियस नहीं रहे तुम लोग पढ़ाई में, तो फिर मैं भगा दूंगा यहाँ से, और फीस भी नहीं दूंगा वापसी, जो करना है कर लेना, लिटिगेशन से मुझे कोई डर नहीं है, लिटिगेशन से डर नहीं, क्योंकि तुम अपना भविष्य नहीं जानते, तो फिर क्या ही करोगे तुम फीस वापस लेके। चलिए, तो इसका प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृति द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। इट्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। क्या है ये? मान लीजिए, सुनिएगा इधर, मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 और 5 जो पार्टी ने एडमिट कर लिए, जो पार्टी ने क्या कर रही है सर, एक्सेप्ट कर लिए हैं, एडमिट कर लिए हैं, स्वीकृति को प्रदान कर दी है। कोर्ट को पता लगता है कि यार सबसे इंपोर्टेंट जो पूरा केस था ना, वो तो पॉइंट नंबर 3 के अराउंड था, इसको एडमिट कैसे कर सकते हैं? इसको एडमिट कोई कैसे कर सकता है? पूरा केस इसके अराउंड बिल्ड हो रखा है। पार्टी ने अगर इसको एडमिट कर लिया तो फिर कोर्ट क्यों आए भाई? मेन इशू क्या है इसका? जो मेन इशू था उसी को क्या कर लिया पार्टी ने, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। जज साहब, आपको लगता है कि यार देयर इज समथिंग फिशी, यहाँ पे क्या है, कुछ शंका है आपको, देयर इज समथिंग सस्पिशियस, और जब कोर्ट ने इंट्रोस्पेक्ट किया और कोर्ट को लगा कि यार नहीं, हमने ओरल एग्जामिनेशन किया था पार्टी का ओरल एग्जामिनेशन कहाँ दिया हुआ है सर? ऑर्डर 10 रूल 1। सर जब मैंने ओरल एग्जामिनेशन किया था, मौखिक परीक्षा जब पार्टीज की ली थी, तो पार्टी से एग्री नहीं हो रही थी, वो तो एक दूसरे के गले काटने पे आ रही थी, तो इस पॉइंट पे एग्री कैसे हो गए? समझ में आई बात? जब भैया उस टाइम जब मैंने मौखिक परीक्षा करी पार्टी की, ऑर्डर 10 रूल 1 के अंदर हमने पढ़ लिया ये ना, ऑर्डर 10 रूल 1, जब हमने उसकी ओरल एग्जामिनेशन किया पार्टी का, तो पार्टी वो नॉट एग्रीइंग दैट टाइम। उस टाइम तो पक्षकार एक सहमति नहीं थे किसी बात को लेके, तो सबसे 3 नंबर इशू तो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस पे कैसे एग्री हो गए? तो यहाँ पे कोर्ट को एक पावर दी है, और ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशन है, प्रेरोगेटिव है कोर्ट का। प्रेरोगेटिव क्या है कि अगर कोर्ट चाहे तो बोल सकता है, चल वादी साबित करके बता दे पॉइंट नंबर 3। सामने वाली पार्टी तो एक्सेप्ट कर लिया ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, करने दो उसको एक्सेप्ट। साबित किसको करना है? चल तूने पॉइंट नंबर 3 सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर ही लिया, तो अब वकील साहब कह रहे हैं कि सर वो एक्सेप्ट कर चुका है, तो हम साबित क्यों करें? क्या पता कल को वो हवाला दे कि सर सेक्शन 53 पढ़िए आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो साफ साफ बोलता है कि जो तथ्य स्वीकृत होकर उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा साबित। तो वकील साहब को दिखाएंगे, जज साहब देखिए परंतु भी दिया हुआ है, अगर कोर्ट को लगेगा कि साबित करने का है तो साबित करना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्रेरोगेटिव नहीं है, कोर्ट को लगता है साबित करना है तो करना है। तो पूरा 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 केस ही इसके अराउंड बिल्ड, क्या पता वकील ने दूसरे वकील के साथ मिलकर पैसे खा लिए हो, कोलूशन कर लिया हो, इनके बीच में संधि हो गई हो, कोई एग्रीमेंट हो गया वकीलों के बीच में, भाई 1 करोड़ का डिस्प्यूटेड मैटर है, तेरे को 10 लाख मिलेंगे, इस केस को जल्दी मैं सोल्व करा दूंगा 2 साल के अंदर, इसमें से 3 लाख मेरा। वकील ने सोचा ठीक है यार, 7 तो मेरे ही है ना, क्या पता उसने पैसे खा लिए उससे।
बात समझ रहे हो आप? तो केसेस जो बिल्ड होते हैं वो अराउंड जो बिल्ड होंगे वो कैसे बिल्ड होंगे? और तुमको देखो जितनी भी पावर दी हुई है ये सब इन लाइन है विद जस्टिस, इक्विटी, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस। मतलब जितनी भी ये शक्तियां दी हुई है ये सब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मान लो, या फिर मनमाने पूर्ण रवैये से मान लो, या फिर युक्त मान लो, ये सारे प्रावधान वो हैं। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पढ़ा था, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि ये सब बेस्ड है आर्टिकल 14 पे, 21 पे, जो नेचुरल जस्टिस को, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, मान लीजिए वकील मिलने लग गए और हर फैक्ट को एडमिटेड कर लिया, उस पर जजमेंट ले लिया, तो इसमें तो फिर नुकसान किसका है? आपने तो फिर जस्टिस हुआ कहाँ? और आपको भी पता है, जैसे आप जज हो, आपको भी पता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आप इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये भी तो एक जज की क्या है सर? शक्ति है, पावर है जज की। जज को लगता है कि नहीं यार इस पॉइंट पे कोई कैसे एडमिट हो सकता है, इस पॉइंट पे तो है, पूरी की पूरी पूरा पूरा झगड़ा इसी पॉइंट पे है। हाउ द पार्टीज कुड बी एडमिटेड ऑन द सेम पॉइंट, हाउ द पार्टीज कुड बी एडमिटेड ऑन द सेम पॉइंट, ये बात समझिएगा आप। पक्षकार इसी एक मुद्दे पर एक साथ क्यों आ सकते हैं? हैव यू गॉट इट? चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। अकॉर्डिंग टू प्लीज बैरेक्ट बैरेक्ट को नोट कीजिएगा। ऑलवेज मेक द स्पेस फॉर नॉट द बैरेक्ट। बैरेक्ट को नोट करने के लिए स्पेस छोड़िए, देन आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, धारा 53 के अनुसार, धारा 53 के अनुसार यदि यदि किसी पक्षकार किसी पक्षकार किसी पक्षकार द्वारा सुनवाई पर सुनवाई पर सुनवाई पर या सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के पूर्व सुनवाई पर या सुनवाई के पूर्व यदि पक्षकार स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तो उन्हें स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तो उन्हें स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तो उन्हें स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, if the parties agree to admit at the time of hearing, agree to admit at the time of hearing, agree to admit at the time of hearing, comma, before the hearing, before the hearing, before the hearing, at the time of hearing, comma, before the hearing, in writing under their hands, 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 then such admitted facts need not to be proved, then such admitted facts need not to be proved, then such admitted facts need not to be proved, then such admitted facts need not to be proved, full stop। हालांकि पैराग्राफ से लिखिए, हालांकि हालांकि यदि न्यायालय यदि न्यायालय यदि न्यायालय अपने विवेकानुसार यदि न्यायालय अपने विवेकानुसार से किसी तथ्य को साबित किए जाना अपेक्षित करे, किसी तथ्य को साबित किए जाना अपेक्षित करे, तो 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 पक्षकार तो पक्षकार तो पक्षकार मुख्यतःवादी मुख्यतःवादी को वह तथ्य स्वीकार करना होगा, तथ्य को साबित करना होगा, को वो तथ्य साबित करना होगा।
को वो तथ्य साबित करना होगा। However, it is the discretion of court. It is the discretion of court. It is the discretion of court that court may also asked to prove. Court may also asked to prove. Admitted fact to the party ब्रैकेट में लिखना mainly plaintiff to the party ब्रैकेट में लिखना mainly plaintiff ब्रैकेट बंद to such suit or proceeding to such suit or proceedings डन। देखिए अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये है चैप्टर 4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 में तो सिर्फ 2 ही सेक्शंस पढ़ने हैं हमें, लेकिन यहाँ से सवाल निकलते हैं बहुत सारे। सवाल निकलते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं आपको सारे सवाल एक एक करके कवर करवाऊंगा, ठीक है। चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंसेस लिखिए, अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के विषय में। मौखिक साक्ष्य के विषय में कल टेस्ट होगा इसका, ठीक है ना। अब तक जो भी मैंने पढ़ा है मैं डीपीपी दे दूंगा आपको 20-25। कल टेस्ट लूंगा 20 सवालों का। कितने सवालों का? कल 20 क्वेश्चंस का छोटा सा टेस्ट लूंगा, पढ़ के आइएगा। कौन से चैप्टर का लूंगा ये बता देता हूँ। एक तो कैरेक्टर वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कैरेक्टर वाला और ये चैप्टर। कल 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा, ठीक है, और ग्रुप पे भेज दूंगा। डन। हाँ, जब कैरेक्टर और चैप्टर 3 कल आप दोनों पढ़ के आइएगा, मैं कल का टेस्ट लूंगा, ठीक है। मैंने कहा बहुत सारे सवाल हैं अब ऐसे। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर के साथ चैप्टर खत्म टेस्ट स्टार्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट स्टार्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट स्टार्ट कर लूँ। भले से 10-10 क्वेश्चन का दे दूं, लेकिन दे देता हूँ, ठीक है। कल से ये काम सिलसिला शुरू करते हैं। पेपर बने हुए पड़े हैं सारे। अब ये पेपर बनाए हैं मैंने, ये कोचिंग अपनी 10 साल पुरानी थोड़ी ना है, तो 10 साल पुराने पेपर होंगे तो सारे फ्रेश ही है। और एक और बात, मैं हमेशा कभी पेपर संभाल के नहीं रखता। तो तुम्हें लगा होगा ना कि सर पेपर संभाल के रखते होंगे, लास्ट टिकट चेपते होंगे, नहीं, मैं कभी कोई पेपर संभाल के नहीं रखता। पेपर मुझे फ्रेश चाहिए होता है। भाई आज का ट्रेंड क्या चल रहा है जुडिशरी का, उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाऊंगा ना। अभी एपीओ का फॉर्म किसने भरा हुआ है क्लास? एपीओ का फॉर्म भरा हुआ है? एपीओ का फॉर्म भरा हुआ है? ठीक है, आपकी इच्छा जैसा आपको ठीक लगता है। 54 और हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम देना नहीं देना है योर प्रेरोगेटिव, मैं उसमें क्या बोलूं। ये सेक्शन सर क्या समझाता है उसको समझिएगा एक बार के लिए। इसकी हर एक शब्द को समझिए और इसकी हर एक शब्द और एक लाइन को समझिए। नए साल पे क्या क्या वो लिया है आप लोगों ने रेजोल्यूशन? नए साल पे कुछ लिया है आप लोगों ने? भाई ये करना है वो करना है, कुछ है क्या आपका? क्या 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 रेजोल्यूशन है इस साल? क्या हैबिट खराब है आपकी?
ये लाइन है ना सर, ये आपको लग रहा होगा सर एक लाइन है, इसको एक लाइन को क्या दिखाने के लिए आपने खोला, इसको तो डायरेक्ट में दिखा देते, लेकिन समझिएगा इसको। ये क्या कह रहा है सर? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। बात समझिए। All facts except the contents of document may be proved by oral evidence। मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, अगर आप कोई भी तथ्य को साबित करना चाहते हो, अगर आप कोई भी फैक्ट को प्रूव करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो सर? ओरल एविडेंस से कर सकते हो, मौखिक साक्ष्य से कर सकते हो। किससे कर सकते हो सर? कोई भी तथ्य साबित करना है, उसको कैसे करोगे? ओरल एविडेंसेस देके करोगे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन ही बना रहा है, ये एक अपवाद ही बना रहा है। अपवाद क्या है सर? अपवाद ये है कि जहां पे भी डॉक्यूमेंट है, जहां पे भी क्या है सर, कहीं भी अगर दस्तावेज है तो उसको साबित ओरली नहीं कर सकते। आप उसको ओरली प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको मौखिक रूप से साबित नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट को ओरली साबित नहीं किया जाता। डॉक्यूमेंट को क्या साबित नहीं किया जाता? अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट से ही साबित करो। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए एक मकान है, इस पे ये फादर साहब का मकान था, लेकिन अब दो भाई है, दो बेटे हैं इनके, इनका एक बेटा है ए और एक बेटा है बी। ए कह रहा है कि भैया ये मकान है मेरा। क्या कह रहा है? ए, ये मकान है मेरा। तो बी कहता है तेरा मकान कैसे हो भाई? कि बोले मेरे पास विल है। क्या है मेरे पास? वसीयत से मकान मेरे को मिला है। बी कह रहा है कि भैया ये मकान जो है ना, अगर कल को जाएगा भी सही तो ये जाएगा इंटेस्टेड सक्सेशन में, अनिर्वसित उत्तराधिकार में जाएगा। मतलब हम दोनों में मकान क्या होगा सर? 50-50 बटेगा, 50-50 दोनों का हिस्सा होगा। 50-50 में मकान बटेगा, आधी प्रॉपर्टी तेरी आधी प्रॉपर्टी मेरी, ऐसे बांट इसको। बी का कहना ये है। लेकिन ए साहब कह रहे हैं कि ये क्या है? वसीयत है। और सर विल क्या है? अगर वसीयत देखो तो वसीयत तो एक दस्तावेज ही होता है। कभी आपने देखा कि मौखिक विल है, ओरल विल है? ओरल विल हो सकती है क्या? क्या ओरल विल हो सकती है? नहीं हो सकती। विल हमेशा डॉक्यूमेंट्स में होती है। अब आपको सर किसी ने रिकॉर्ड कर ले फोन के ऊपर, तो क्या विल मानोगे उसको? नहीं मानेंगे। सर किसी ने वीडियो बना दिया, क्या उसको विल मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्यूमेंट तो मतलब डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये कि सर सारे तथ्यों को आप साबित करो ओरली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरल एविडेंस दो, देना है तो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देना आपको ओरल एविडेंस देना है, दीजिए। लेकिन जहां पे भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा वहां पे ओरल एविडेंस नहीं चलेगा। आप कह रहे हो सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो भाई कोर्ट कहेगा ना लाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ। लेकिन आप क्या कह रहे हो कोर्ट को कि सर अभी अभी नहीं दे सकता मैं, जब ट्रायल चलेगा तब तभी लेके आऊंगा, क्योंकि वो दस्तावेज बाहर आया, सामने वाली पार्टी मेरे को मरवा दे, कुछ कर दे। तो सर मैं उसको दस्तावेज को सभी सामने लेके आऊंगा जब कोर्ट के ट्रायल चलेंगे। लेकिन हमने पढ़ा सीपीसी के अंदर, हमने सिविल में पढ़ा ना सर, अभी सिविल में नहीं पढ़ा हमने। कौन सा ऑर्डर था सर? बताइए मुझे। ऑर्डर 13 रूल 1, ऑर्डर 13 रूल में पढ़ा हमने कि भैया जब भी कोई दस्तावेज पेश करना है तो मूल दस्तावेज लेके आओ, और मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब फाइल करना है आपको? बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। विवादों के स्थिरीकरण के पूर्व आपको सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेके आने हैं। अरे कुछ याद आ रहा है मैं जो बोलता रहता हूँ आप लोगों को? ये सब मैंने पढ़ा है आपको ऑर्डर 13 के अंदर। तो वी कम टू नो दैट कि सर ये प्रोविजंस हैं। देर आर दोज प्रोविजंस जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, और ये सारे सप्लीमेंट, ये सब पूरक प्रावधान है एक दूसरे के। अब जब आप पूरा लो पढ़ लोगे ना तो आप कहोगे कि सर ये तो सब एक दूसरे के साथ ही सेम सी बात कर रहे हैं, कि हाँ ये सेम ही तो है। आप बताओ क्या कॉन्ट्रडिक्शन में कोई बात हो सकती है क्या? क्या एविडेंस कुछ और बात कर रहा हो, सीपीसी कुछ और बात कर रहा हो, सीआरपीसी या बीएनएसएस कोई और बात कर रहा हो? कभी हो सकता है? ऑल द प्रोविजंस आर इन द कोलैबोरेशन विद ईच अदर। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही बात वहां पे भी लिखी हुई है। तो सर सेक्शन 54 जो है ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। प्लीज बैरेट के लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज डिक्लेरेशन दैट
इट इज डिक्लेरेशन दैट, ये एक घोषणा है कि, ये एक घोषणा है कि, इट इज डिक्लेरेशन दैट समथिंग विच इज इन डॉक्यूमेंट, जो कोई भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दैट समथिंग इन डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट समथिंग इन डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, then it will be proved by the document only, तो वह केवल ऑर्डर 1 रूल, ऑर्डर 8 रूल 1A, ऑर्डर 7 रूल 14, ऑर्डर 13 रूल 1। हाँ वेरी गुड, ये आपने दस्तावेजों की सूची भेजी है तेजस्वी ने मेरे को, तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट जहां पे थे। ऑर्डर 8 रूल 1 में हमने बताया था कि भैया अगर रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित कथन में प्रतिवादी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसकी लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ऑर्डर 8 रूल 1। ऑर्डर 7 रूल 14 में प्लेंटिफ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देगा उसकी लिस्ट, और ऑर्डर 13 रूल 1, तीनों उन्होंने कंसोलिडेट करके भेज दिए। और कुछ बच्चे हैं क्लास में जो ऑनलाइन को भी बहुत सिंसियरली लेते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये सब आपने लिखा, क्योंकि शी इज इन 4th ईयर, इसके लिए भी जो आरजे से वो होगा 2026 का। तो मतलब जो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट, आप लोग भी प्लीज तैयारी कीजिए, आसान एग्जाम है, डिफिकल्टी नहीं है, तैयारी कीजिए और उस एग्जाम को प्राप्त कीजिए। चलिए आगे लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को दस्तावेज के माध्यम से साबित किया जा सकता है, दस्तावेज के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इट विल प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्स और इससे अन्य तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है। एंड एनी अदर फैक्ट अदर देन दिस may be proved by oral evidence, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं सर, सुनिएगा बात। इंटरव्यू में पूछते हैं, आपसे पूछा इंटरव्यू में कि हाँ सर क्या ओरली साबित किया जा सकता है किसी चीज को, तो आपने बोला सर एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है अंतर वस्तु, जो दस्तावेज के अंतर वस्तु का क्या मतलब होता है कि सर मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, इनके बीच में 4 पॉइंट्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो जो भी चीजें अंदर लिखी हुई ना सर, अगर आपको ये 4 चीजें साबित करनी है तो इसके लिए आप ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। यही बात सर क्या बोल रहा है हमारा सेक्शन 54 बोल रहा है। तो आपने बोल दिया इंटरव्यू के अंदर सर द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब दस्तावेजों की अंतर वस्तु को छोड़कर आप बाकी सबको मौखिक साक्ष्य से दो, जो सही बात भी है। लेकिन कभी एक सवाल उठ के आएगा, सवाल क्या आएगा, लिखिए सवाल, लिखिए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू पर्पस के लिए पूरा लिखिए सवाल। आर देयर any provisions in the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं, आर देयर एनी प्रोविजन इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम where oral evidence is permissible, over documentary evidence, over documentary evidence, जहां दस्तावेजी साक्ष्यों के ऊपर मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होंगे, जहां दस्तावेजी साक्ष्यों के ऊपर मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होंगे। तो सवाल समझ में आया आप लोगों को कि मतलब आप ओरली एविडेंस दो, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न में लिखा हुआ है, तो भी आप क्या दे सकते हो सर, ओरली आप दे सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको ये नहीं कहेगा कि वाई यू आर गिविंग ओरल एविडेंस, मतलब आप मौखिक साक्ष्य क्यों दे रहे हो, सर डॉक्यूमेंट है। आपको ये नहीं कहेगा सर आप इसके लिए ओरल एविडेंस क्यों दे रहे हो, ये तो सर डॉक्यूमेंट में है ना। तो कुछ जगह है
कुछ जगह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, एक एक जगह के लिख लीजिए, मैं सिर्फ लिखवाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रोविजंस नहीं आए हैं वो प्रोविजंस विद द टाइम आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 58 क्लोज 6, सेक्शन 58 क्लोज 6, धारा 58 की उपधारा 6, धारा 58 की उपधारा 6, धारा 58 की उपधारा 6। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, धारा 20, धारा 20 सेक्शन 20 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सेक्शन 94, सेक्शन 94। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, धारा 94। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, धारा 95 के अपवाद, धारा 95 के अपवाद, एक्सेप्शन टू सेक्शन 94, एक्सेप्शन टू सेक्शन 95, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 95, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 95, 94 मत करना, 94 सी में है, फोर्थ में क्या है, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 95, धारा 95 के अपवाद। ठीक है, तो ये सब जगह कहाँ है सर, जहां पर क्या दिया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे, जब देखो हमने पढ़ी लिया, एक तो 22 पढ़, एक तो कौन सा सेक्शन पढ़ा हमने, एक तो हमने पढ़ा ना सर, कौन सा सेक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें से, 20 पढ़ लिया, 20 नहीं पढ़ाना अभी, हाँ तो 20 पीछे के साथ पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा 20, ठीक है ना। अब 20 क्या है अभी पढ़ा दूंगा, 91 मतलब 94 95 ये भी हम अभी पढ़ लेंगे, और सेक्शन 60 कौन सा सेक्शन है, 58 का 3, 58(6) इसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सारे प्रोविजन अभी आ जाएंगे, तो एक एक पकड़ के प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा, विद द टाइम अभी सारे साथ साथ आते रहेंगे। शायद मैंने छुड़वा दिया था उस टाइम ना, हाँ ये छुड़वा दिया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है अभी कर लेंगे इनको। अगर आप देखो ना सर, तो सेक्शन जो ये है, ये बहुत अच्छा सेक्शन नहीं बनाया इन लोगों ने। आप देखिए ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 54 जो है, ये अच्छा सेक्शन नहीं है। अच्छा सेक्शन से क्या मतलब है कि सर इनको लिखना चाहिए था ना इसके अंदर, इनको या तो सेक्शन बना तो इसे लिखना चाहिए था, इनको लिखना क्या चाहिए था, इन्हें लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था। अरे 53 कैसे आ गया, इनको क्या लिखना चाहिए था इसके अंदर, इनको एक चीज लिखनी चाहिए थी इसके अंदर, जो मुझे लगता है लिखनी चाहिए थी बनाते वक्त, कि भैया ऐसे लिखना चाहिए था, इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था इनको। क्योंकि देखो एक्सेप्शन तो इसी एक्ट के अंदर प्रोवाइड हो रहे हैं ना, अगर आप देखो तो इनको ऐसे चीज लिखनी चाहिए थी, एक्सेप्ट इन द एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, कुछ ऐसा लिखना चाहिए था इनको, या तो इनको डालना चाहिए था सेविंग क्लोज, नथिंग इन दिस एक्ट, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था कि इस अधिनियम के होते हुए भी अतिरिक्त। तो मतलब इस एक्ट के अंदर भी, तो अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखोगे तो सर इसके अंदर भी तो और भी तो एक्सेप्शन दिए हुए हैं ना, इनको खुद को एक्सेप्शन क्रिएट करने चाहिए थे, इनको खुद को एक सेविंग क्लोज बनाना चाहिए था, या फिर एक नथिंग से स्टार्ट करना चाहिए था प्रोविजन। क्योंकि जितने भी एक्सेप्शंस मैंने लिखवाए हैं ये सब तो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही, जहां पर आप ओरल एविडेंस अलाउ कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर भी, समझ में आई? तो ये बहुत अच्छे से इस सेक्शन को अभी भी नहीं बनाया इन्होंने, इन्होंने कट कॉपी पेस्ट मार दिया पूरा सेक्शन। देखा जाए तो इनको और अच्छे से वर्डिक करना चाहिए था, क्योंकि जितने भी हम अपवाद पढ़ रहे हैं, अपवाद कहीं से मेरे मन से तो नहीं बनाए, ये अपवाद तो है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए
एक हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ हियर्स एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ हियर्स एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हियर्स एविडेंस। सवाल आ जाए प्रिंसिपल ऑफ हियर्स एविडेंस तो क्या लिखना है? अब जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 55 ये लिखना है, अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत, सेक्शन 60। ऐसे मान लीजिए अनुश्रुत साक्ष्य होते क्या चीज है, इनको समझिए एक बार। मैंने पहले भी समझाया है ये, लेकिन अब ये सेक्शन 55 आया है, तो पहले क्या था सेक्शन 60, ये पहले क्या था सर सेक्शन 60, और 60 अब क्या बन गया है 55। समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए सर ए ने बी को शॉट किया, गोली मारी, ठीक है ना, और उसको गोली से इसको सांप मार दिया, ठीक है। आप सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते थे पास वाले पार्क में, आपने सर क्या देख लिया? आपने किसको देख लिया? ए को देख लिया। आप फोन पे बात कर रहे थे अपने दोस्त से, तो आपने उसको बता दिया कि यार मैंने देखा कि अपने पड़ोस में जो ए रहता है उसने बी को मारा, और आपने ये बात किसको बता दी? डी को बता दी। डी जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में विटनेस बन जाता है और गवाही देता है। कोर्ट जाके साक्षी बन जाता है, कोर्ट जाके गवाही देता है। क्या डी का साक्षी कोर्ट लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि डी क्या है सर? डी एक हियर्स एविडेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए कल को सी की डेथ हो गई, तो अब लेगा? अब डी का साक्षी लेगा? हाँ, हम पढ़ रहे हैं हियर्स एविडेंस, और डायरेक्ट डिक्लेरेशन क्या है? हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन है। अगर यही अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट डिक्लेरेशन हो जाए तो फिर जो एक्सेप्शंस में फॉलो हो जाएगा ना फिर तो सर। तो मतलब हियर्स एविडेंस क्या होता है, अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है सर? वो साक्ष्य जो कि सर डायरेक्ट नहीं है। क्या डायरेक्ट सोर्स से आया? क्या डी ने खुद ने देखा है मारते हुए को? नहीं देखा। क्या यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंसेस हैं? नहीं है। और जहां पे भी डायरेक्ट एविडेंसेस अगर नहीं है, तो उसके पीछे सिंपल सी फंडामेंटल थ्योरी में पहले लिखवा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि क्यों हियर्स एविडेंस नहीं लिया जाता। क्योंकि सर ये एफिडेविट पर नहीं होता, परिधि परीक्षा नहीं होती इसकी, क्रॉस एग्जामिनेशन इसको नहीं कर सकते आप। क्या डी को क्रॉस करोगे? क्या डी कुछ एफिडेविट पे दे सकता है? क्या उसको सत्यापित कर सकता है? क्या वो शपथ पत्र पे कुछ दे पाएगा? क्योंकि सर उसने खुद ने नहीं देखा, तो वो क्या शपथ पत्र पर देगा? बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये समझे, देखिए आजकल ना ये बहुत चल रहा है, इसको बोलते हैं फेक न्यूज। क्या कहते हैं इसे? अरे आजकल नहीं आता फेक न्यूज फैला दी किसी ने। हाँ, जैसे अभी आप मैं आपको बहुत सारे उदाहरण होते हैं फेक न्यूज के। तो जैसे अभी जयपुर में जब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें पूरे पूरे जयपुर में क्या खबर आ गई थी कि पेट्रोल पंप में ब्लास्ट हो गया, पेट्रोल पंप में ब्लास्ट हो गया, पेट्रोल पंप में 4 गाड़ी खाली हो रही थी, वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो बस भी खड़ी थी। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो जो ब्लास्ट था वो तो टक्कर हुई है गाड़ियों की, ऐसे हुआ है। अभी मैं गया था पुष्कर 31 को, तो मैंने पूरे रास्ते में देखा कि हर एक ट्रक, हर एक गाड़ी, हर एक बस स्वाह है, कुछ नहीं बचा वहां पे। और उनको देख के आपको ये लगेगा कि यार 24-25 लोग ही एक्सपायर हुए क्या? अब मुझे तो कभी समझ आता कि क्या बात छुपा रही है सरकार के, आई डोंट नो क्या है। क्योंकि जो वहां के हाल अगर आप देख लो, वहां के जैसे हालात हैं, अब कुछ पहचान में ना है कि क्या क्या है यहाँ पे। अब तो मैं तो उस रास्ते से जाते वक्त तो मैं इधर से गया, लेकिन आते वक्त तो मैं उधर ही घूम गया बगरू के, वहीं से इधर कटले के अंदर आ गया मानसरोवर में। हाँ, मतलब इट इज नॉट वेरी सेफ। अब ये तो बहुत मिसफॉर्चून इंसिडेंट है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मतलब तुम्हारी खराब किस्मत है। किस्मत अगर खराब हो तो क्या ही हो सकता है? फिर तो कुछ भी हो सकता है। वो एक आईएएस थे डॉक्टर करणी सिंह, जो एक्सपायर हो गए इसमें। तो वो क्या है, ऐसे कार चला रहे थे तो उनका बॉडी से टिल्ट हो गई, पास वाली सीट होती है ना जैसे अपन कार से चलाते हैं, ऐसे गिर गए वो। तो आधी बॉडी जल के दूसरे पैसेंजर सीट पे गिर गई। ये हालत है उसकी। आप सोच लीजिए कि किस तरह का। तो ये सब फेक न्यूज ही तो थी। जैसे अब ये हियर्स एविडेंस क्या है? एक तरह से अनुश्रुत साक्ष्य क्या है? एक तरह से फेक, ये रूमर्स जिसको हम कहते हैं। अरे कोर्ट क्यों यकीन करेगा रूमर्स के ऊपर? हम्म
क्या कोर्ट रूमर्स के ऊपर यकीन करेगा? नहीं करेगा। बात समझिएगा। ये एक बात हमेशा याद रखना कि ओरल एविडेंस जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मौखिक साक्ष्य। ये हमेशा क्या होना चाहिए सर? डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, आपने खुद ने देखा हो। ये हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट आपने देखा है तो खुद का देखा होना चाहिए। अगर कोई भी बात आपने सुनी है, खुद की सुनी होनी चाहिए। कोई भी चीज आपने महसूस करी है तो खुद से महसूस करनी होनी चाहिए। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, सब बातें डायरेक्ट में लिखी हुई है। एक बार निकालिए सेक्शन 55 निकालिए प्लीज। ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट इट रेफर्स टू। मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे ये कैसी ही हो, प्रत्यक्ष ही होगा यदि वह कैसी भी हो। मतलब एक शब्द लिखा है ना यहाँ पे, कैसी ही हो लिखा है। वॉट एवर बी डायरेक्ट, वॉट एवर बी डायरेक्ट मतलब क्या है? भाई कैसी भी बात हो हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, सबको ओरल एविडेंस मानेंगे, सबको डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे। कब मानेंगे? मानेंगे तब जब, अभी कुछ कंडीशंस दी है। जैसे पहली बात क्या लिखी है सर? अगर कोई चीज उसने देखी है, उसको कोई चीज सीन की है, तो उसने खुद से ही वो चीज देखी हो। अगर कोई सुनी है, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर कुछ भी सुना है उसने तो खुद से ही सुना होगा। जो कहते हैं कि उसने सुना है, उसने खुद ने सुना है। ऐसा नहीं कि भाई उसने किसी बात को, कोई बात चल रही थी, चाय की थड़ी बैठे थे और वहां पे कोई बात सुन ली उसने और सुन के बोला। ऐसा नहीं, खुद ने सुनी है। बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट देखिए, अगर भैया उसने क्या किया है, सेंस के थ्रू सेंस किया है किसी चीज को, अगर उसने अपने इंद्रियों द्वारा किसी बात को जाना है तो स्वयं की इंद्रिय होनी चाहिए। अपनी 5 इंद्रिया होती है, पांच होती है इंद्रिया। कौन कौन सी होती है? बोलना, सुनना, देखना, छूना और महसूस करना। एक एक सूंघना भी तो होता है ना। महसूस में आ गया क्या वो? हाँ ठीक है। तो 5 तरह की अपनी इंद्रिया है। अगर आप कोई भी चीजें फील कर रहे हो तो खुद से कर रहे हो, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट एविडेंस है। बात समझ में आई? अगला देखिए, an opinion on the grounds of that opinion is held must be the evidence of the person who holds an opinion on this ground। अगर भाई किसी की कोई राय है, किसी भी बात के ऊपर, क्या है सर? किसी भी आदमी की कोई राय है तो खुद की राय हो। ऐसा नहीं कि हमारे दादाजी कहा करते थे, जब भी वो खेत पे जाते थे रात को पानी छोड़ने के लिए, तो उनको एक भूत मिलता था जो बकरी के रूप में होता था, फिर वो बकरी के पांव बड़े हो जाते थे। तुमने सुनी है कहानी? हाँ, पहले ऐसा था कि बकरी लेके जा रहे थे दादाजी, रास्ते में बकरी मिली, उसको उठा लेके गिर जाएगा कहीं, उसके पांव बड़े हो गए, भारी हो गया, बकरे को छोड़ दिया। फिर ये अगर कुछ भी किसी ने राय बनाई है कि वो जगह हॉन्टेड है तो खुद की हो, थोड़े ना कि अब किसी से सुना है कि ऐसा हुआ था उसके साथ। आप देखिए, डायरेक्ट एविडेंस तभी माना जाएगा जब वो चीज खुद से हुई हो। आपने ये डायरेक्ट एविडेंस का फंडा हमेशा याद रखिए, खुद के साथ हुआ हो। आगे देखिए, प्रोवाइजो देख लीजिए एक बार इसका। That the opinions of an expert expressed in any territories commonly offered for sale, opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead cannot be found। अभी जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो किसी पॉइंट क्या दिलाता है आपको? किसकी याद दिला रहा है ये सेक्शन? अरे नहीं, क्या एक दूसरे का सुन सुन के बोलते रहते हो। 39 में क्या है ये सब? एक दूसरे का मुंह बोलते हो, एक 39 बोला, दूसरा 39 बोलता है। डायरेक्ट रिलेशन की बात कर नहीं कर रहा है, क्या एलिमेंट्स उसके नहीं है? 32 पहले था। अब एक्सपर्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे। अरे एक्सपर्ट की बात, एक्सपर्ट अगर जिंदा है तो आप जाओ फिर 39 वाले सेक्शंस में, एक्सपर्ट विटनेस में तब जाओ। लेकिन सर जब वो आदमी मर चुका है, नहीं मिल रहा है, तब कहाँ जाओगे? तो फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाके मिलेगा ना सर। तो वहां जाके वो सर उसकी जो जो भी उसने लिखा है वो सब क्या होता है, वहां जाके रिलेवेंट होता है। मान लीजिए कोई ऑथर ने कोई बात लिखी है, आपने सर कोई बुक साइट करी है कोर्ट के अंदर कि सर देखो, जैसे मान लीजिए एक केस चल रहा था। किस चीज का केस चल रहा था सर? एक केस चल रहा था कि क्या गोली, बंदूक से निकली हुई गोली क्या अपना रुख बदल सकती है किसी चीज से टकरा कर? जैसे मान लीजिए एक शूटिंग अकेडमी में गए आप। कहाँ गए? शूटिंग अकेडमी में। अब वहां शूटिंग अकेडमी में कोई नो सीखे आया हुआ था, उसने सर क्या फायर किया ना, तो उससे बंदूक को प्रेशर से सहन नहीं हुआ, बंदूक ऐसे हिल गई। हिलते ही गोली सामने टकराई किसी स्टील की, सॉलिड स्टील के उस पे,
और गोली रिफ्लेक्ट होके आपके लग गई, ठीक है। अब सामने वाली पार्टी जो थी वो उसका एडवोकेट आके बोल रहा है कि सर ये इंटेंशनली नहीं किया, इट इज ओनली पार्ट ऑफ द नेग्लिजेंसी, इसने शार्प ऑब्जेक्ट क्यों रखा है, उसकी भी गलती है। मिस्टेक तो हो ही सकती है, गोली चलाते हो बंदूक हिल ही सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो कोर्ट उसको नहीं मान रहा कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या आपने देखा है गोली को ऐसे दिशा मोड़ते हुए? गोली तो तेज है ना सर, अरे देखा है क्या तुमने? अरे गोली तो बहुत तेज चलती है, बुलेट तो फायर होती है बहुत तेज होती है, क्या आपने देखा है? आप बोलोगे नहीं देखा, तो ये तो सर इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। अरे ये तो अप्रत्यक्ष साक्ष्य हो गया, उसको कैसे साबित करोगे आप? तो वहां पे तुम क्या कर रहे हो, किसी ऑथर की लिखी हुई कोई बुक जिसने बंदूक के ऊपर रिसर्च किया है, उसने एक चैप्टर बनाया कि गोली क्या रिफ्लेक्ट होती है, क्या एक बंदूक की गोली ऐसे ऐसे परिवर्तित हो सकती है, दिशा बदल सकती है। उसने एक पूरा चैप्टर लिखा, आपने वो बुक कोर्ट में दी, तो आप क्या कहोगे? सामने वाली पार्टी बोलेगी सर ये तो ऑथर को बुलाओ, ये तो ऑथर आए, ये तो बुक तो कोई भी उठा ला सकता है। तो फिर आप दिखाओगे ना सर कि सर अगर सर ये सेल में अवेलेबल है, अगर ये मार्केट में मिल रही है, और अगर वो मर चुका है, मिल नहीं रहा है, और उसके लिए इनकेपेबल है, उसको बुला नहीं सकते कोर्ट में, तो आप उसका ओपिनियन दे सकते हो ना। और उसके ओपिनियन को भी क्या माना इन्होंने? उसके ओपिनियन को भी इन्होंने डायरेक्ट माना है, उसके ओपिनियन को भी इन्होंने क्या माना है, उसकी राय जो बुक में लिखी है उसने, उसको भी प्रत्यक्ष माना है, उसको भी डायरेक्ट माना है। मतलब आप वो एविडेंस भी दे सकते हो कोर्ट में। बात समझ में आई? ये चारों प्रूव है। देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसको कोई डायरेक्ट रिलेशन मत बोल देना मेरे सामने कि सर ये डायरेक्ट रिलेशन की बात करें। डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉज ऑफ डेथ और ट्रांजेक्शन ऑफ कॉज ऑफ डेथ से। क्या कॉज ऑफ डेथ हो गई क्या उसकी? क्या उसने अपने मरने का कारण लिखा है क्या बुक के अंदर? 26 के ए में मत लेके जाना इसको। बात समझ में आई? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंट होता है, देखिए ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलेवेंट होता है जब एक्सपर्ट खुद आए कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक्सपर्ट मर चुका है, फिर कहीं ना कहीं तो उसका एविडेंस रिलेवेंट करेंगे ना ये लोग। क्या उसको तो डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा ना। तो वो जो ऑथर ने लिखा है कि गोली कैसे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है शार्प ऑब्जेक्ट से और ऐसे वैसे करके, तो वो जो चीज है कोर्ट उसको कंसिडर करेगा अगर वो बुक अगर मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है तो। शर्त क्या क्या है सर इसकी, कि मार्केट में वो बुक किसके लिए होनी चाहिए? सेल के लिए, बेचने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। देखो लिखा होगा इसमें, परंतु विषय की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तापित की जाने वाली। ऐसा नहीं है कि आप इंसिडेंट होने के बाद में किसी किसी ऑथर को पकड़ के उसे एक आर्टिकल लिखवा लाओ, ये नहीं होगा। आप समझ में आई? नहीं आया समझ में? अरे कोई बात नहीं, रेगुलर रहेंगे ना तो सब समझ में आएगा। तो रेगुलरिटी लेके आइए अपने अंदर, छुट्टी उट्टी नहीं मारनी है, वरना एक नंबर है मेरे पास फोन में। अब देखिए देखिए ये जुडिशरी कोचिंग वो नहीं है कि आप अपनी फीस दे रहे हो और फिर आप क्लास आओ ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। आप नहीं आएंगे क्लासेस, या आप कोई भी बच्चा है जो लापरवाही करता है, तो या तो वो मुझसे फीस वापस लेके जाए या फिर क्लास आना बंद करे। मेरे को अपने साथ उसका नाम जोड़ना नहीं है। मैं मेहनत उसके पीछे करूँ ना जो बच्चा मेहनती है, हार्ड वर्किंग, और जो रिजल्ट देना चाहता है। आप अगर रिजल्ट देना चाहते हो तो मैं आपके साथ पूरे लास्ट तक खड़ा हूँ, उस इंटरव्यू की लाइन क्रॉस भी करवाऊंगा लास्ट लास्ट तक। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आपको सब कुछ, जिस भी बच्चे को जी चुराना होता है, आपकी बात नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में जो थोड़ा सा ऐसे आलस करते हैं, लगता है कि लाइफ ऐसी इजी चलती है। तो ये बता देता हूँ, 1.5-2 साल बाद जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाएगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जितना प्यार से मैं आज बात करता हूँ ना, मैं तो पास होने के बाद बात भी नहीं करूंगा। समय है, कुछ बन जाओ, मेहनत करो। मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं बन रहे हो, इंटरव्यू में जाके फेल हो रहे हो, फिर तो यार प्यार रहता है, ये सी बात नहीं है, तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हें नहीं लेके जा रहा है। लेकिन मेहनत तो करो। प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और बोल रहे हो कि सर भाग्य नहीं था हमारा, रिजर्वेशन नहीं है हमारे पास में, आरक्षण नहीं है सर, ये नहीं है वो नहीं है। चार बातें मत करो। हम्म अरे रिजर्वेशन होना नहीं होना वो सब बात की बात है, तो प्रीलिम्स तो निकालो। जो आउट ऑफ स्टेट बच्चे आते हैं जो जज बन रहे हैं राजस्थान के अंदर आके, उनके पास कौन सा रिजर्वेशन? ठीक है, उनके पास रिजर्वेशन। इस बार लगभग 30 से 40 बच्चे आउट ऑफ स्टेट है। आउट ऑफ स्टेट कितने बच्चे हैं? एक छवि सिंगल है, एक छवि सिंगल क्या, छवि छवि गोयल,
ये फोटो का यहाँ नहीं लगा हुआ, कनिका आउटसाइड से ही है, बाकी रीतू गजेंद्र सरिता तो यही का है। लगभग अपने पास ही 5-7 बच्चे थे जो बाहर के थे, जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था आईजीपी में। आशिका आशिका भी राजस्थान की नहीं है, शी इज आल्सो फ्रॉम आउटसाइड। सो व्हेन यू कम टू नो अबाउट ऑल दिस पर्सन, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार मेहनत कीजिए सर, ज्ञान बहुत हो गया आज तो, वैसे भी साल की पहला लेक्चर था तो मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया वैसे भी आज। प्लीज मेहनत कीजिए, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से प्रोविजन है, पहले अगर नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं समझ में आएगा। और प्लीज क्लासेस लीजिए, नई क्लासेस ले रहे हो तो आगे बढ़िए, यहाँ से जहां से पढ़ना स्टार्ट किया वहां से तो पूरा अच्छे से पढ़िए, आगे पढ़िए। इसका एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट ऑफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशंस ऑफ एनी मटेरियल they other than a document, the court may if things fit require the production of such material thing for inspection। हिंदी में पढ़िए, परंतु ये भी यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज या अस्तित्व की दशा के बारे में है तो न्यायालय वो ठीक, यदि वो ठीक समझे, ऐसे भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा, कर सकेगा। जैसे मान लीजिए एक केस पढ़ा था मैंने आपको, संतोष कुमार सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, प्रियदर्शनी मट्टू, वेरी गुड, प्रियदर्शनी मट्टू केस था। अब प्रियदर्शनी मट्टू केस में क्या होता है सर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो भी अपना बयान देने आता है, वो भी क्या आता है, अपना बयान देने आता है। अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंसेस कुछ ऐसे हैं, एविडेंसेस कुछ ऐसे हैं कि ये आप बताओ क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने क्राइम हुआ है, क्या उसने आंखों से देखा है, क्या उसने कानों से सुना है, क्या उसने अपने सेंसेस से महसूस किया है, क्या वो कोई राय रखता है, तो कोर्ट अगर चाहे तो उसका भी एविडेंस ले सकता है। समझ में? अरे तुम्हारे मान लीजिए एक मैटर हुआ है और उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अन्वेषण अधिकारी है, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बात पता लगती है कि यार इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मैंने ये सब चीजें महसूस करी, कोर्ट के सामने वो एविडेंस देने आता है, तो कोर्ट ये थोड़ी कहेगा नहीं नहीं तेरा एविडेंस नहीं लेंगे, तो क्या तूने खुद ने देखा है, क्या कोर्ट उससे पूछेगा कि भैया तेरे सामने ऑफेंस हुआ है, तेने अपने आंखों से ऑफेंस को देखा है, क्या तेने अपने सामने आरुषि को मारते हुए देखा है, नहीं, क्या तूने अपने सामने प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या को देखा है, नहीं देखा है, क्या तेने सुना था, क्या तूने महसूस किया, तो फिर तेरा एविडेंस डायरेक्ट थोड़ी हुआ भाई। लेकिन यहाँ पे जो प्रोवाइजो है ये बताता है, प्रोवाइजो ये बोलता है, दोबारा पढ़िए सर, अब समझ में आएगा आपको, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। कोई ऐसा आदमी जो कि भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में जानता है, समझ में आई बात, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि चलो ठीक है लेके आओ। मान लीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो गई, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर ने जो करी है, जब पोस्ट क्या डायरेक्ट एविडेंस था, डॉक्टर था क्या वहां पे, जो जिसने पोस्टमार्टम किया क्या डॉक्टर वहां पे था? जैसे आरुषि केस में ये जो फूड था वो हाफ डाइजेस्टेड मिला, मतलब आधा पचा हुआ खाना उसके पेट से मिला था आरुषि से, अपने सारे फैक्ट केसेस पढ़े हैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए, आरुषि के पेट से आधा पचा हुआ खाना मिला। जब उसके पेट से आधा पचा हुआ खाना मिला और पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट में जब सामने आया, आप मुझे बताइए क्या डॉक्टर साहब थे वहां पे, जब उसके क्या डॉक्टर साहब ने उसको मारते हुए देखा है, क्या डॉक्टर साहब ने सुना है, क्या डॉक्टर ने सेंसेस अपने इंद्रियों से महसूस किया है, क्या डॉक्टर साहब कोई राय रखते हैं? तो फिर कैसे, लेकिन डॉक्टर अगर कोर्ट को लगता है कि यार कुछ ऐसी मटेरियल चीज है, उसे तात्विक चीजें इसको कोर्ट मंगवाना चाहिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी डॉक्टर साहब मंगवाएंगे। डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको कोर्ट मंगवाएगा नहीं मंगवाएगा, और उसको भी क्या मानेगा, डायरेक्ट एविडेंस मानेगा, उसको भी क्या मानेगा, प्रत्यक्ष साक्ष्य मानेगा। क्लियर है ये सेक्शन? एक एक लाइन एक एक शब्द समझा है, डायरेक्ट देखिए, कहां समझ नहीं आ रहा देखिए एक बार। एक्सपर्ट जो होता है ना, एक्सपर्ट की राय जो होती है, एक्सपर्ट जो है उसकी उसकी तो वैसे भी उसका जो स्टेटमेंट है, देखिए एक्सपर्ट विशेषज्ञ की जो राय है वो वैसे भी सुसंगत है, हमने पढ़ लिया है, तो जब उसकी बात ही सुसंगत है तो उसको तो क्या ही बहस करनी है, कंक्लूसिव नहीं है, ये भी कोई कंक्लूसिव नहीं है, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है एविडेंसेस के टाइम पे कि भैया तू साक्षी है, तूने देखा है। देखिए मैं आपसे दो बात हमेशा कहता हूं, क्यों नहीं पूछेगा,
कोर्ट पूछेगा ना कि भैया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस आधार पर बनाई है आपने? क्या कोर्ट नहीं पूछेगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो आप, आपको ये नहीं पता कि मर्डर कितने बजे हुआ था? डांट, आप देखते नहीं शॉर्ट्स में डांट रहे होते हैं जज साहब आईओ को, आपको नहीं पता कि कब हुआ था? मैंने तो एक अभी एक वीडियो देखा कोलकाता हाईकोर्ट का था, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर था पीपी, उसको डांट रही थी, वो एक लेडी जज थी, वो डांट रही थी उसको कि कौन बनाया तुमको पीपी, तुमको ये नहीं पता, तुमको ड्राफ्ट करना नहीं आता? तो अगर देखिए चीजें जो है वो इसी तरह इससे अकॉर्डिंग काम करती है। बात समझ में आई? सर इंस्पेक्शन ऑफिसर को, इंस्पेक्शन ऑफिस के बारे में दोनों प्रोविजंस क्या? देखिए बयान जो होते हैं बयान अलग है, हम यहाँ पे बयानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं यहाँ का सिंपल सवाल समझिए आप। सर बहुत सारी चीजों को एक साथ मत ले। मैडम का सवाल ये है कि सर ऑफिसर के तो ऑलरेडी बयान होते हैं, एज ए विटनेस होते हैं ना, प्रोसिक्यूशन विटनेस बनता है। अरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या बनता है? अभियोजन साक्ष्य, उसको बोलते हैं हम लोग PW1 PW2, उसको क्या नंबर देते हैं भाई? प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, उसको नंबर देना होता है। तो कह रही कि मैडम पूछ रही है सर ऑलरेडी उसके स्टेटमेंट वहां पे होते हैं सीआरपीसी में, जब ऑलरेडी आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ तो उसको बुलाने का क्या सेंस? मतलब दोनों से प्रोविजन सेम है क्या? तो सर एविडेंस का उद्देश्य समझिए, साक्ष्य अधिनियम है इसका उद्देश्य समझिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य यह है कि सर क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो स्टेटमेंट होगा क्या उसको डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे? जिस सवाल से इतना बोल रहा है सेक्शन 55 जो है ये सिर्फ एक क्या है? एनेबलिंग प्रोविजन, एक सशक्त प्रावधान है। ये एनेबल कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है कि आपका एविडेंस भी हम क्या मानेंगे? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मानेंगे। अब कोर्ट उसको कितना लेती है नहीं लेती है कोर्ट की इच्छा ना भाई। लेकिन हाँ कोई कल को ऐसा ये आके बात नहीं बोल सकता कि इसका स्टेटमेंट क्यों हो रहा है, ये ओरल एविडेंस क्यों दे रहा है? बात समझ में आई? कि ये ओरल एविडेंस, ये मौखिक साक्ष्य क्यों क्यों दे रहा है, ये बात समझिए। पूरी बहस ये है कि क्या साक्ष्य प्रत्यक्ष है, क्या एविडेंस डायरेक्ट है। थोड़ा सा लिखेंगे अपन इसमें, तुम लोग समझदार बच्चे हो, बाकी तो तुम लोग समझ ही जाओगे। लिखिए, उसको भी लिखाऊंगा अभी, एक बार सवाल रुक लो, पहले लिख लो पहले। रिट हाँ जाते हैं ना, आरबीएससी की बुक लेके जाते हैं। जैसे जैसे हिंदी का सवाल डिलीट करते हैं तो हम लोग जो नवीन हिंदी व्याकरण है जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक्स में चलती है, फिर एनसीईआरटी में जो बुक्स चलती है उनको लेके जाते हैं। हाँ और क्या, ऑथराइज है जो पर्पज ऑफ सेल के लिए अवेलेबल है, और जो ऑथर है अगर वो देखो, अगर वो ऑथर जिंदा है तो कोर्ट को बोल देंगे सर ये ऑथर के 3 नाम लिखे हुए, समन कर दो इनको, आ जाएंगे कोर्ट में। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि यार बुलाने में बहुत डिफिकल्टी है, खर्चा वर्चा हो जाएगा, तो कोर्ट कहेगा ठीक है चलो हम मानते हैं उसको। हाईकोर्ट वगैरह में तो लेवल पे, हाईकोर्ट में तो एविडेंसेस नहीं होते ना। हाईकोर्ट एविडेंसेस ले सकता है लेकिन एविडेंसेस होते नहीं है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट साक्ष्य नहीं लेता है। लेकिन रिट्स वगैरह ऐसी होती है इसमें हाईकोर्ट ऑर्डर करता है, पर हाईकोर्ट को रोका नहीं है किसी ने। लेकिन ये समझ लो कि हाईकोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है ऐसे, क्योंकि हाईकोर्ट का ट्रायल कभी बताया ही नहीं। सीआरपीसी में बताओ, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है, पर हाईकोर्ट का कोई ट्रायल है क्या? पर हाईकोर्ट कर सकता है भाई, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, हाईकोर्ट के पास पावर है। सेक्शन 392 या 393 में कहीं पावर दी हुई है, मैंने लिखवाया था एक सेक्शन आपको, 295 में लिखवाया था, एक सेक्शन लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में। तुम लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, मेरे को एकदम से चीजें याद नहीं आती, कभी कभी मैं ऐसे सेक्शन ऊपर नीचे करता हूँ, लेकिन हाँ 295 के आसपास था ये, 395 तो रेफरेंस हो गया, वहां था ये, लिखवाया था मैंने, 295 297 के आसपास था। हर चीज लिखवाई है कि हाईकोर्ट के पास में पावर है ट्रायल का, लेकिन हाईकोर्ट करता नहीं है ट्रायल, क्योंकि हाईकोर्ट को पता है ना कि ट्रायल लेने में बहुत वो है, सरदर्दी है। चलिए लिखिए इसमें, wherever oral evidence has to be given, wherever oral evidence has to be given, जहां कहीं भी मौखिक साक्ष्य, जहां कहीं भी मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष देना हो, न्यायालय के समक्ष देना हो, wherever oral evidence has to be given, then it must be direct, then it must be direct, जहां कहीं भी न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना हो तो वह हमेशा प्रत्यक्ष होगा, तो वह हमेशा प्रत्यक्ष होगा, तो वह हमेशा प्रत्यक्ष होगा।
पॉइंट नंबर ए लिखिए, इफ एनी fact is C, then so. If any fact is C, then show. यदि यदि किसी तथ्य को देखा गया हो, यदि किसी तथ्य को देखा गया हो, तो उसी व्यक्ति द्वारा देखा हो, इफ एनी फैक्ट इज सी देन सो। पॉइंट नंबर बी लिखिए, इफ हर्ड देन मस्ट बी हर्ड, यदि सुना गया हो तो उसी व्यक्ति द्वारा सुना गया हो, इफ हर्ड देन मस्ट बी हर्ड। पॉइंट नंबर 3, इफ परसीव्ड बाय सेंसेस, यदि इंद्रियों द्वारा महसूस किया गया हो, तो स्वयं के इंद्रिय द्वारा, इफ परसीव्ड बाय सेंसेस देन सेंसेस ऑफ हिमसेल्फ। और नंबर डी, प्लीज ब्रेक को नोट कर लेना, ठीक है ना, ब्रेक को नोट करने के बाद लिखवा रहा हूं मैं ये। इफ ओपिनियन देन ओपिनियन मस्ट बी हिज ओन। यदि कोई राय है तो वह स्वयं की राय हो, यदि कोई राय है तो स्वयं की राय हो। क्लियर? क्वेश्चन लिखिए, हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होते। हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होते। अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होते। अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होते। हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, इसको मैं पहले भी लिखा चुका हूं सवाल को, अगर आपको पता हो तो। बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, दे मस्ट नो कि मैं इसको पहले लिखवा चुका हूं, तो इसलिए मैं इस बार डिफरेंट आंसर लिखवाऊंगा। जो मैंने पहले लिखवाया था उससे एक डिफरेंट आंसर है ये। मैंने जब मैं गोल्डन रूल्स ऑफ एविडेंस लिखा रहा हूँ, स्वर्णिम नियम, साक्ष्य के स्वर्णिम नियम, तब मैंने इसको लिखवाया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। पहले आई डोंट नो आप लोग कितना याद रखते हैं, लेकिन ये सब मैंने लिखवा चुका हूं मैं। लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। देखिए एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास कंटेंट कम होता है, क्योंकि बैलेट में सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है, 4 में से तुमको 2 ही याद रहेगी। अरे हम लोग, एक मीम है ना कि हम पढ़ते इतना सारा है, याद इतना रहता है, एग्जाम में इतना लिख के आते हैं, वैसा सा सीन है। तो मैं आपको इनफ कंटेंट देना चाहता हूँ, और आप उसको मल्टीपल टाइम जब आप रीड कर लोगे देन प्लेंटी ऑफ वर्ड्स होंगे। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ए सेकंड हैंड एविडेंस। भाई एयर्स एविडेंस को, अनुचित साक्ष्य को हम साक्ष्य क्यों नहीं मानते? इट इज ए सेकंड हैंड एविडेंस। सेकंड हैंड को सेकंड हैंड ही लिख दीजिए सर, ठीक है ना, थोड़ी सी। इट इज ए सेकंड हैंड एविडेंस, यह एक सेकंड हैंड साक्ष्य है। अब सेकंड हैंड का कोई दूसरा अल्टरनेट क्या लाऊं? ये एक पुराना साक्ष्य है, ऐसे लिखूंगा। पुराना तो साक्ष्य होता है ना, सेकंड हैंड का कोई अल्टरनेट नहीं है मेरे पास। आप चाहो तो ब्रैकेट में इंग्लिश में सेकंड हैंड भी लिख देना। लिखिए, there are chances of improvisation, second point लिखिए, there are chances of improvisation, fabrication and exaggeration of the facts इस साक्ष्य में आशु रचना, इम्प्रोवाइजेशन को क्या कहते हैं? आशु रचना
छल रचना, छल रचना, छल रचना वह तथ्यों को तोड़ा व मरोड़ा जा सकता है, वह तथ्यों को तोड़ा व मरोड़ा जा सकता है, वह तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। जस्ट अ सेकंड। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। Since the information is not available first hand to the witness, since the information is not available, since the information is not available to the witness first hand, since the information is not available first hand to the witness, it can be, it can be wrong also, it can be wrong also, it can be wrong also. पूरा पूरी लाइन बताइए। Witness at the first hand, so it can be wrong also. थोड़ा सा तेज लिखना स्टार्ट कीजिए और सुनने के बिल्कुल एक एक वर्ड्स को क्रिस्प होकर सुनिए। आज फिर भी थोड़ा स्लो लिखा रहा हूँ। हिंदी हिंदी में लिखिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप प्लीज किसी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए लिखने की। हिंदी में लिखिए प्लीज। यहाँ साक्षी के समक्ष, यहाँ साक्षी के समक्ष, यहाँ साक्षी के समक्ष, यहाँ साक्षी के समक्ष सूचना उपलब्ध नहीं है, या साक्षी के समक्ष सूचना उपलब्ध नहीं है, साक्षी के समक्ष सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना, यह सूचना गलत भी हो सकती है, यह सूचना गलत भी हो सकती है, यह सूचना गलत भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 या 4 कौन सा है? 4 में लिखिए। The witness cannot be cross examined, the witness cannot be cross examined, the witness cannot be, the witness cannot be cross examined। साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती, साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती, साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। किसका नाम लिखेंगे? कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री। कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री। एक संडे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ रखा जाए क्लास में। आर यू विलिंग टू कम? आप लोग आएंगे? अरे एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा तभी मैं उस चीज को फिर करूं, वरना फिर मैं अपने घर पे रखवा दूंगा। जैसे 2011 सुप्रीम कोर्ट किसी संडे के दिन मैं रखूंगा ताकि क्लासेस हैम्पर ना हो। टेस्ट हो जाएगा अपना 10 से 12, उसके बाद 12 बजे बाद फिर उस सुंदरकांड जो होता है वो उसमें फिर वो पूरा उसमें मंडली वगैरह आती है, ढोलक वोलक लेके, और अच्छा सुंदरकांड का पाठ रखें, है ना? क्योंकि जब से इंस्टीट्यूट में आए वाले में, तब से हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ पूजा, यहाँ पे पूजा नहीं हुई अभी तक ना, तो यहाँ पे पूजा करवानी भी थी, कब से मैं पेंडिंग चल रहा था, तो अभी नया साल भी है तो संडे आ रहा है। कौन सी तारीख को? संडे 5 को है ना? 5 को सुंदरकांड का पाठ रख लिया जाए 12 बजे बाद, तो टेस्ट हो जाए 10 से 12, उसके बाद फिर आएंगे आप लोग? ठीक है, इसमें लिखिए केस में क्या बोला गया। कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री में क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें लिखिए। इट इज ए वीकर प्रूफ ऑफ फैक्ट, इट इज ए वीक हियरसे एविडेंस, लिखिए इसमें, हियरसे एविडेंस इज ए वीकर प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, हियरसे एविडेंस इज ए वीकर प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, hearsay evidence is a weaker proof of facts।
अनुसूत साक्ष्य, अनुसूत साक्ष्य, अनुसूत साक्ष्य एक अनुसूत साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है। अनुसूत साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है। एंड इट में रिजल्ट इनटू, एंड इट में रिजल्ट इनटू, लिखिए इसमें, इट में रिजल्ट इनटू, इट में रिजल्ट इनटू अननेसेसरी प्रोट्रैक्टिंग, इट में रिजल्ट इनटू अननेसेसरी प्रोट्रैक्टिंग, प्रोट्रैक्टिंग का स्पेलिंग लिखिए, इट में रिजल्ट इनटू अननेसेसरी प्रोट्रैक्टिंग ऑफ ट्रायल, इट में रिजल्ट इनटू अननेसेसरी प्रोट्रैक्टिंग ऑफ ट्रायल, तथा तथा यह अनावश्यक रूप से, यह अनावश्यक रूप से विचारण को विलंब कर सकता है, तथा यह अनावश्यक रूप से विचारण को विलंब कर सकता है, यह अनावश्यक रूप से विचारण को विलंब कर सकता है। एक, अब आपको मुझे लगता है हियर से एविडेंस समझ में आ गया है, ठीक है ना, कंप्लीटली। इस क्लास को खत्म करने के पहले एक सवाल मैं देना चाहता हूं, बताएंगे मुझे सारा सब कुछ, बताएंगे ना, सबका पार्टिसिपेंट चाहिए मुझे, चलिए बताइएगा मुझे, ठीक है। फैक्ट्स देखिए और फैक्ट्स को लिखिएगा, तथ्य को लिखिएगा, जितने पॉइंट से लिख दिए हमने, बाकी अगर पहले भी मैंने 5-6 पॉइंट्स पहले लिखवाए हैं, तो सबको अगर इकट्ठा करोगे तो 8-10 पॉइंट हो गए। क्यों एविडेंस अच्छा नहीं है, हियर्स एविडेंस भाई, अनुसूत साक्ष्य अच्छा नहीं है, 8 पॉइंट हो गए, 4 यहाँ हो गए, 4 वहां पहले लिखवा चुका हूं मैं। तो नोट्स पढ़ रहा है उसको तो पता है कि कितने पॉइंट्स हो गए हैं, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए तो धक्के, उसको तो क्या लग रहा है, जीवन के धक्के लग रहे हैं, और क्या है। नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, पास आउट हो जाओगे, फिर क्या क्या मिलेगा। देखिए सर ऐसा है, सर एक्स ने ना किसको मारा, वाई को, और क्या किससे मारा, सर गोली मारी इसे। देखिएगा सर, सर एक्स ने वाई को गोली मारी, सवाल है सर, एक एक से पूछूंगा, ठीक है। इसको देखा किसने गोली मारते हुए, ए ने सर अपनी आंखों से देखा कि इसने इसको गोली मारी। ये एक मकान की बात थी, किसके मकान बात थी, मकान में एक खिड़की भी थी, खिड़की से सर ए ने देख लिया कि एक्स ने वाई को गोली मारी। इस मकान के बाहर, इस मकान के बाहर सर एक आदमी खड़ा था बी, उसने क्या किया सर, उसने उसको सुनाई दी कि भैया गोली चली है। उसको क्या सुनाई दी, उसने सुना कि सिर्फ गोली चली है, ठीक है। जब गोली चली तो एक्स और ए दोनों वहां से भाग गए सर, दोनों मौके से क्या किए सर, दोनों मौके से भागे। और गोली की आवाज सुन के बीबी वहां से भाग रहा था, उसने भागते भागते किसको देखा, एक्स को और ए को भागते हुए देखा घर से, कि दोनों भी घर से भाग रहे हैं। सी ने बी को भी भागते हुए देखा, सर सी ने क्या किया, बी को भी भागते हुए देखा। अब जो ये बी होता है ना सर, जिसको गोली की आवाज सुनाई थी, टेक्निकली उसने क्या सुनी, गोली की आवाज। ये बी जाके ऐसे बोलता है, बी जाके डी को बोलता है कि एक्स किल्ड वाई। जैसे सिर्फ गोली की आवाज सुनी, वो कौन बोल रहा है कि एक्स किल्ड वाई, वो डी को जाके बोलता है, देखिएगा, एक्स किल्ड वाई। और ए जो होता है ना, ए जिसने एक्चुअल में देखा है मारते हुए, ठीक है ना, ये ए जाके ई को बोलता है कि एक्स किल्ड वाई। कहानी समझ में आई पूरी। सर घर में गोली चलती है, एक्स ने वाई को मारा, ए ने खिड़की से देख लिया, कहीं से भी देख लिया, ठीक है। बी ने सिर्फ गोली की आवाज सुनी, एक्स और ए भागते हैं, बी देखता है कि एक्स और ए भाग रहे हैं, सी बी को भागते हुए देखता है, बी डी को जाके बोलता है कि एक्स ने वाई को मारा, ए बोलता है कि इसने इसको मारा। अगर ये पूरा सवाल देखोगे तो सवाल ये है
कि आप किसको डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे और किसको इनडायरेक्ट एविडेंस, किसको प्रत्यक्ष मानेंगे किसको अप्रत्यक्ष। एक सेकंड, सवाल ये है किसका एविडेंस ए बी डी ई, किसका एविडेंस आप डायरेक्ट कहेंगे, किसको आप इनमें से डायरेक्ट बोलेंगे भाई हाँ ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस किसका है, ए का, क्योंकि देखा किसने सिर्फ और सिर्फ ए ने। सुनना भी कभी कभी क्या होता है ना सर, सुनना भी अगर आपने गोली की आवाज सुनी है तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कहो ना कि नहीं नहीं सर मैंने सुना है, तो मतलब ये जो 4 बातें हमने लिखी इसमें हम लोगों ने देखी, इसमें 55 में 4 बातें थी, देखना, सुनना, इंद्रियों से महसूस करना, सेंसेस से परसीव करना, या कोई राय ओपिनियन। ये 3 बातों से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखना, एग्जाम्पल का महत्व समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, व्हाट यू आर सीइंग, आप क्या देख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम कल को जज बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो आई विटनेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। फॉरगेट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, बट आई विटनेस इज द मोस्ट रिलायबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस यू हैव एवर। बात समझ में आई? एग्जाम्पल का क्या पर्पज है, आगे देखिए। इन सबके जो एविडेंस है, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इन सबके एविडेंसेस क्या है, हियर्स एविडेंस। इन सबके हियर्स एविडेंस है। अगर आप सुनो, अगर आप कहो, अगर मैं सवाल पूछूं कि गोली की आवाज किस किसने सुनी, गोली की आवाज किस किसने सुनी, इसका डायरेक्ट एविडेंस कौन कौन होंगे, ए और ए ने देखी भी है और बी ने सुनी है। तो इन दोनों ने सर डायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया इनका। अगर सुनने के मामले में बात करोगे तो आप परस्यूड बाय सेंसेस के मामले में बात करोगे तो डायरेक्ट एविडेंस कौन कौन से हैं, परस्यूड बाय सेंसेस में इंद्रियों से किसने देखा है भागते हुए लोगों को, ए ने भी देखा है, बी ने भी देखा है, सी ने भी देखा है। परस्यूड बाय सेंसेस में ये हो गया। अगर भागते हुए देखो तो उसका डायरेक्ट एविडेंसेस है। अगर सवाल ये है कि बी वहां से भाग रहा था गोली चलने के बाद, उसका डायरेक्ट एविडेंस किसका होगा, टी का। अगर सवाल ये है कि बी ने जाके बोला है, बी टोल्ड दैट एक्स किल्ड वाई, तो डायरेक्ट एविडेंस किसका होगा, डी का। अगर सवाल ये है कि भैया जाके ए ने जाके बोला उसको कि भाई ई, जाके ए ने इसको बोला है, डायरेक्ट एविडेंस ई का होगा। ये सब याद रखना। अब एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे, कौन किसका साक्ष्य दे रहा है तुम याद रखना। अगर सबसे रिलायबल एविडेंस की बात कर रहे हो तो वो आदमी जिसने, तुम 4 एविडेंसेस हैं जो डायरेक्ट एविडेंस बनते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल कौन सा है, जिसने देखा है। तो ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग टुडेस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 54 और 55 का महत्व, कि कितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। बहुत फालतू सेक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको आगे वाले प्रोविजंस हैं जो हम पढ़ेंगे कल से हम पढ़ेंगे प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वी वुड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मेरा तो वैसा बस मन कर रहा है कि मैं इसको 2-3 घंटे और पढ़ाऊं, लेकिन मैं सीपीसी स्टार्ट करूंगा। टाइमिंग नहीं खराब करते, क्योंकि सीपीसीपी तो लेंदी चल रहा है, वो भी तो उस स्टेज पर है कि वो खत्म हो जाएगा, उसको 20-25 दिन और मिल जाएंगे ना, खत्म है सर वो।